Hi and welcome to the chapter 11.7 cylindrical and spherical coordinates। इस सेशन पे हम जान सकेंगे 11.7 को। प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली चैप्टर 11 जहां पर हमने स्पेस एंड ज्योमेट्री ऑफ स्पेस को जाना था। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। फाद हुसैन सी एस सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं, जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ सीखते रहें। तो अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद उसको हम रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करके भी देखते हैं। So the definition says in a cylindrical coordinate system a point P in space is represented by a ordered pair of r, theta and z। यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक पॉइंट P को रिप्रेजेंट जो किया जाता है स्पेस पे। अब ये स्पेस क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें तीन चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए होंगी ऑर्डर्ड पेयर पर, r, थीटा और z। r थीटा इज अ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ P इन अ XY प्लेन, यानी जो पॉइंट P है उसकी प्रोजेक्शन के लिए जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना r थीटा, वो बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन एक एडिशनल चीज़ जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में से कन्वर्ट करती है वो z है, जिसको हम डायरेक्टेड डिस्टेंस कहते हैं r थीटा टू P। यानी r थीटा पॉइंट से लेकर P तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम z यहाँ पर कह रहे होंगे। और जब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाते हैं तो इस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। अब देखो, इस चीज़ को समझने के लिए ना हमने 11.66 वाली इमेज को समझना है। अगर आप यहाँ देखो तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये x एक्सिस है, ये y है और ये z एक्सिस है, यानी ये पूरा एरिया जो होगा वो x और y एक्सिस का कहलाएगा। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट है जिसको हमें मेजर करना है कि इस पॉइंट का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन के बिल्कुल नीचे जो है ना हम इसको डॉटेड लाइन के जरिए से प्लॉट कर देंगे। यानी समझ लो कि इसका शेडो जो है वो यहाँ पर पड़ रहा है और वो शेडो किस जगह पर पड़ रहा है, XY प्लेन पर पड़ रहा है। तो जिस जगह पर पॉइंट का शेडो पड़ रहा है नीचे की तरफ, वहां से हम देखेंगे कि ओरिजिन तक का क्या डिफरेंस है। यानी इस पॉइंट से लेकर हमने ओरिजिन तक की एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन को हमने कह दिया R, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है R। अब इसके बाद हमें देखना है कि एक्स एक्सिस से लेकर, यानी जो एक्स एक्सिस की लाइन है वहां से लेकर जी R तक का जो एंगल है वो क्या है, जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। हमेशा याद रखो कि जब हम ज्योमेट्रिकल शेप पर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर थीटा देखते हैं ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो हमने यही वजह है कि इस एक्सिस से इस तरफ देखा, यानी अगर ये मजीद आगे होता तो हम y की तरफ रोटेट कर रहे होते। अब हमें r और थीटा की वैल्यूज यहाँ पर मिल गई। अब हमें क्या देखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है r और थीटा, इससे लेकर p तक का डिफरेंस क्या है। और ये जब डायरेक्टेड डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा तो यहाँ पर भी हमें एक थीटा वैल्यूज मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गए, r, थीटा और z। और अगर हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म पे देखें तो रेक्टेंगुलर फॉर्म पे सिर्फ तीन चीजें होंगी, यानी x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, z की वैल्यू क्या है ना। यानी हमें r देखना होगा ना यहाँ पे थीटा देखना होगा। तो ये एक सिंपल डिफरेंस भी हो गया और साथ ही साथ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, ठीक है। अब देखो, अब हमें यह समझना होगा कि सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगल फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है या रेक्टेंगल टू सिलेंड्रिकल फॉर्म की क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म पर मौजूद है, लेकिन तीसरी चीज यहाँ पर z आ गई जिसको z जो है वो z के बराबर कह रहा है, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म पर हो जाएगा। तो अब ये क्या हुआ, सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम हो गए। उसके बाद है रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल, यानी r पे और थीटा पे वैल्यूज मौजूद है। तो अब हमें पॉइंट्स की वैल्यूज जो 0 0 मौजूद है उसे हम पोल कह रहे होंगे, ठीक। तो यही चीजें यहाँ पर भी दिखाई गई हैं। अगर आप देखो तो सिलेंड्रिकल फॉर्म पर हमें r की वैल्यू, थीटा और z की वैल्यूज यहाँ पर दी गई है। और इसी को अगर हम रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स में देखें तो x, y और z जो है वो r cos थीटा, sin थीटा और z थीटा की होगी, जिसको यहाँ पर कुछ अंडरस्टैंड करके बताया गया। अब देखो, इसकी एग्जांपल हम देख लेंगे ना तो हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये किस तरह से सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करता है। अब पहली एग्जांपल है कन्वर्टिंग फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमें सिलेंड्रिकल में दिया गया यानी r, थीटा, z में होगा और हमें किस में कन्वर्ट करना होगा भाई, हमें x, y और z में लाना होगा, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। क्योंकि ये 3D है तो 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो हमें क्वेश्चन में तीनों वैल्यूज दी गई हैं, r की, थीटा की और 3 की, ठीक है। r इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जबकि tan थीटा के फॉर्म पर थीटा मिलता है, z इक्वल टू z होता है। अब हमने क्या किया, जो फॉर्मूलाज हमें दिए गए थे, अगर आप ऊपर देखो जो फॉर्मूलाज दिए गए थे r cos थीटा, r sin थीटा, ये तीनों फॉर्मूलाज हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के। तो हमने क्या किया, x, y, z जो r, थीटा और z की वैल्यूज थी पुट किया। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अप्लाई किया आपने, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज मिल गई। सिंपल, वेरी सिंपल, r cos थीटा sin थीटा पर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फाइनली वी कैन से दैट
कि अगर r थीटा z की वैल्यू 4, 5, पाई अपॉन 6 और 3 है, तो इसे जब कन्वर्ट किया जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो हो जाएगा -2√3, 2, 3 एंड दैट्स ऑल अबाउट। और अगर इसी चीज़ को आप फिगर के फॉर्म पे देखें तो ये फिगर के फॉर्म पर है, तो हमने ये थीटा का रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ से उस पॉइंट तक जो P था, उससे जो एक शैडो नीचे बन रही होती है वो पॉइंट लिया हमने R, और उसके बाद का जो डिफरेंस होगा वो Z की वैल्यूज मिल जाएगी, जो कि क्वेश्चन में 3 मौजूद थी। तो 3 एग्जैक्टली इक्वल टू द 3, तो दैट्स व्हाई वो सिलेंड्रिकल में भी 3 है और रेक्टेंगल में भी 3 है। दैट्स ऑल अबाउट, दैट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह आप दूसरी एग्जाम्पल को भी यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे लॉजिकली हमें बात समझ में आ गई कि ये काम किस तरह से करता है। अच्छा, जब हम आगे जाते हैं ना, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि हमने पैराबॉइड कोन और हाइपरबोलाइड, जो कि हमने 11.6 के अंदर पढ़ा था, जहाँ पर हम डिफरेंट इलिप्टिकल शेप्स देख रहे थे। तो वहाँ पर उन्हीं शेप्स की दोबारा कन्वर्जेंस यहाँ पर आ रही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वही होगी जो अभी हमने कन्वर्जेंस पे देखा है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आपने प्रीवियस टू प्रीवियस सेशंस तमाम देखे होंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्शनल चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं वो आपको आइडिया हो जाए। वैसे ये बिल्कुल डिफरेंट कुछ शेप्स हैं, और इन शेप्स पे सिर्फ और सिर्फ आप देखें तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म पर इसकी वैल्यूज़ मौजूद है, हम इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म पे या सिलेंड्रिकल में मौजूद है, हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म पे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, और फार्मूला और लॉजिक सेम इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, इसके बाद है रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल कन्वर्जन। अगर हम रेक्टेंगुलर पे मौजूद है तो उसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म पे कन्वर्जन किस तरह से होगी। फाइंड एन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर इक्वेशन a इक्वल टू दिस वन एंड y इक्वल टू दिस वन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसे हम सिलेंड्रिकल फॉर्म पे लाएंगे, और सिलेंड्रिकल फॉर्म जो है वैल्यूज r के फॉर्म पर होती है। तो हमने यहाँ पर x वाले फॉर्म्स को, सिलेंड्रिकल फॉर्म्स जो 2a और b दिए गए हैं, इस पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सा है और सिलेंड्रिकल फॉर्म कौन सा है। तो a तो काफ़ी सिंपल है। इफ़ यू रिप्लेस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विथ r स्क्वायर इन द इक्वेशन इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो सिंपली जो हमारे पास इक्वेशन b थी जो y स्क्वायर के साथ थी, हमने उसको r स्क्वायर पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये सिंपली किस में कन्वर्ट हो गया, सिलेंड्रिकल फॉर्म पर। लेकिन अगर हम b वाले पार्ट की बात करें तो ग्राफ ऑफ द सरफेस y इक्वल टू x स्क्वायर इज अ पैराबोलिक सिलेंड्रिकल with ruling parallel to the z-axis as shown in the 11.71 image, 72 image जो कि नीचे मौजूद है। So ये तो 1 के लिए था, तो यानी a पार्ट के लिए था। So by replacing y square with r square sin theta and x with r cos theta, जो कि कन्वर्जेंस है, जो अभी हमने देखा भी कि अगर हम रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल फॉर्म पे जा रहे हैं तो so we obtain the following equation in the cylindrical coordinates। तो हमारे पास जो सिंपल x इक्वेशंस थी, y स्क्वायर इक्वल टू x, उसको हमने r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म पर कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद आर को सेपरेट किया, तो कॉसेक थीटा कॉट थीटा के फॉर्म पर ये कन्वर्जन हो गई, और इसे हम कह सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी इस कॉन्सेप्ट से है कि हमें बस कन्वर्जेंस पता होना चाहिए कि लॉजिकल क्या है, तो हम किसी भी रेक्टेंगल रीजन को सिलेंड्रिकल या किसी सिलेंड्रिकल फॉर्म को रेक्टेंगुलर रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगल कन्वर्जेंस के मजीद क्वेश्चन है, हम लॉजिकली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वो किस तरह से काम होता है। अब हमें दूसरी चीज़ समझनी होगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म कन्वर्जन हम समझ चुके हैं, लॉजिक समझ चुके हैं, अब हमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स को समझना है। देखो, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट समझने से पहले हमें 3 चीज़ें समझनी होगी कि जब भी हम किसी लैंड पर मौजूद होते हैं, यानी हम अर्थ प्लानट पर मौजूद हैं, तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे डेफिनेशन वाइज तो उसे किसी ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो 3 चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो हम इस एक्सिस पे देखेंगे, और जिस एक्सिस को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। फिर हमारे पास लैटिट्यूड है जो कुछ यूं है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास एटीट्यूड जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एल्टीट्यूड। ओके, द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। इन 3 एक्सेस को यहाँ पर इन 3 ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। अब जब ये 3 चीज़ें हमें डायरेक्शन वाइज समझ में आ जाती हैं, तो फिर हम आते हैं इक्वेटर्स को और इस फिगर को अंडरस्टैंड करते हैं, हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ पॉइंट P in a space is represented by a ordered pair of these things, where the first one is distance between P and the origin P theta is greater than equal to 0। फाई की वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो सेम एंगल यूज इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल होंगी, जिसमें आर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, जबकि जो एंगल थीटा है, दैट्स एंगल बिटवीन अ पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट OP, वेयर फाई इज बिटवीन 0 to pi value. Note that the first and third coordinates, this one and this one, are the non-negative, where phi is the lowercase Greek letter rho,
and phi is the lowercase letter that is represented by phi. So these is the thing is that के स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स नॉर्मली जब हम किसी डिस्टेंस मेजर करते हैं, स्पेशली जब सीएस डिसिप्लिन में हम कोई ग्राफिकली कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं, व्हीकल मूवमेंट दिखाते हैं, कोई मकान दिखाते हैं, बैंगलोज दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, तो वहाँ पर ये तीनों स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स का बड़ा इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हम लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड का इस्तेमाल करके डिफरेंस दिखा रहे होते हैं कि ये किस जगह पर मौजूद है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एल्टीट्यूड है, जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पर किसी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर है, तो आप देखो तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सेम हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम एल्टीट्यूड के ज़रिए से डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, जिसको हम रेडियस आर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद दोनों की वैल्यूज जो है थीटा एंगल पर होती है। अब इसे इस्तेमाल करने के लिए हम किन किन लॉजिक को यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब हम प्लैनेट ऑफ अर्थ लेते हैं और वहाँ पर हम इन तीनों यूनिट को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर इक्वेटर एक लॉजिक इस्तेमाल होती है जो इस तरफ से कर्व लाइन पर होती है, जिसके ज़रिए से हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करते हैं। और एक वो लाइन होती है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कह रहे होते हैं, जिसके ज़रिए से हम ये रोटेट करते हैं कि इसी एंगल पर हमें रोटेट होना है, ठीक है। यानी हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ ही रोटेट होकर आएंगे, जिस तरफ से एक ऑर्बिट की रोटेशन होती है। अब अगर हम स्पेरिकल टू रेक्टेंगल फॉर्म पर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमारी वैल्यूज़ x इक्वल टू फाई साइन फाई कॉस थीटा होगी, जबकि y इक्वल टू इस p को हम r भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, साइन फाई साइन थीटा, जबकि r कॉस फाई की होगी। तो ये वो इक्वेशंस होंगी जो स्पेरिकल से रेक्टेंगल के लिए इस्तेमाल होंगी। और अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में मौजूद है, तो इन तीन लॉजिक्स या फार्मूला को इस्तेमाल किया जाएगा कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप 11.75 इमेज को देखें, तो यहाँ पर कन्वर्जन हुई हुई है। ये हमारे पास स्पेसिफिक ओरिजिन पॉइंट है, जिससे हमने एक पॉइंट लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्पेरिकल के लिए ले रहे थे। हमने नीचे ड्रॉ किया पॉइंट, वहाँ से आर डिस्टेंस लिया, एंगल दिया। लेकिन उसके बाद आप देखो तो जो जेड एक्सिस है, वहाँ से भी हम पॉइंट को देखेंगे, जेड एक्सिस से भी हम पॉइंट की वैल्यूज लेंगे और यहाँ से एक और एंगल बनाएंगे थीटा, जो कि एडिशनल होगा, जो कि सिलेंड्रिकल पे नहीं था। तो हमें तीनों चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं और उसके बिहाफ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फार्मूला हमने देख लिया। अब फार्मूला देखने के बाद हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। रेक्टेंगल टू स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स कन्वर्जन। तो हमारे पास कोन और स्पेयर्स है, इन दोनों के फार्मूलाज हम बेस पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में मौजूद है और हमें किस पे कन्वर्ट करना है। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट फॉर अ सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द रेक्टेंगल इक्वेशंस। सो सबसे पहले हमने इक्वेशंस लिया जो फर्स्ट कोन की थी, हमने अकॉर्डिंग टू द फार्मूला x की वैल्यूज और y की वैल्यूज पुट की और z की वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद हमने सॉल्व किया, tan स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 आ गया। तो दिस इक्वेशन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन पाई रिप्रेजेंट द अपर हाफ कोन एंड द इक्वेशन थीटा फाई इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 रिप्रेजेंट द लोअर हाफ कोन। यानी ये अपर एंड लोअर कोन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये लॉजिकली यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से स्पेशली डिफरेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है, जो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4z इक्वल टू 0 पे है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए से सॉल्व हो रहा है। तो इसके साथ ही 11.7 भी एंड होता है। कुछ बेस चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली कि स्पेरिकल फॉर्म और सिलेंड्रिकल फॉर्म होते किस तरह से हैं, उनकी रोटेशंस किस तरह से होती है और किस जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। और बेस्ड ऑन दिस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, इन फ्यूचर अगर हमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्पेशली कंप्यूटर विजन या फिर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं, तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों देख रहे हैं। और एक और चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि जब हम प्लेन और स्पेस की बात करते हैं तो वो क्या है। देखें, जब हम प्लेन की बात करते हैं ना, PLANE, तो प्लेन का मतलब ये होता है कि हम एक 2D या एक 3D पेपर की बात कर रहे हैं, एक शीट की, जिसके या तो 2 एक्सेस हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा 3 एक्सेस हो सकते हैं। यानी एक प्लेन सरफेस पर हम कोई एंगल देख रहे हैं 2D या 3D पे। लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, जब भी हम स्पेस की बात करते हैं वेक्टर के अंदर, तो उसका मतलब होता है कि एक बड़े बाउंड्री की बात हो रही है, एक बहुत बड़े रूम की बात हो रही है, एक बहुत बड़े इन्वायरमेंट की बात हो रही है, जिस इन्वायरमेंट पे आपके पास कुछ वेक्टर है जो मूव हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ 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 हर जगह पर वेक्टर मूव हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उस वेक्टर के डायमेंशन क्या है। वो 1D भी हो सकता है, वो 2D भी हो सकता है, वो 3D भी हो सकता है, वो 4D है, सो ऑन मल्टीपल हो सकते हैं। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, हाफ स्पेस या सब स्पेस। तो सब स्पेस का मतलब ये हुआ कि इसी बहुत बड़े इन्वायरमेंट का एक छोटा सा पार्ट जो होगा वो उसका सब स्पेस होगा। जिस तरह से प्लेन में एक से ज़्यादा जो डायमेंशंस के वेक्टर हो सकते हैं, स्पेस में भी हो सकते हैं, लेकिन प्लेन जो होता है वो एक
फ्लैट फॉर्म होता है, जबकि स्पेस एक बहुत बड़े एनवायरनमेंट को कहा जा रहा होता है। तो यही वजह है कि जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर प्लेन का वर्ड आ रहा होता है, तो उसका मतलब एक बड़े एनवायरनमेंट की बात हो रही है, और जब प्लेन की बात होती है तो वो एक फ्लैट फॉर्म की बात हो रही होती है जिसमें 2D या 3D में दिखाना मकसद होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द 11.7। नेक्स्ट सेशन पे जाएँगे तो हम चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तरह से जुड़े रहें ताकि चीज़ों को समझना आपके लिए आसान रहे। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।